नमस्कार. मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आज राहुल गांधी यांचा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांचं राजकारण कसं आहे, राहुल गांधी यांचं राजकारण इतरांपेक्षा वेगळं आहे का, राहुल गांधी यांच्या राजकारणामुळे काँग्रेसला किती उभारी येणार आहे, राहुल गांधी यांची कारकीर्द, राजकीय कारकीर्द आणि त्यांचं वैयक्तिक जीवन याविषयीची मी महत्वाची चर्चा करतोय. याचं कारण असं आहे की नरेंद्र मोदी यांची निरंकुश सत्ता असताना एक विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे पाहिले जातं आणि काँग्रेसची जी सूत्र आहेत, अध्यक्षपदाची सूत्र जी आहेत ती आता राहुल गांधी यांच्याकडे पुन्हा येणार आहेत. मधल्या काळामध्ये राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद नाकारलं होतं, बाहेरचं कोणीतरी अध्यक्ष पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी मांडली होती. पण अखेर काँग्रेसला राहुल गांधीचीच गरज भासली आणि राहुल गांधी काहीच महिन्यांमध्ये आता काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील अशी चर्चा आहे. जे होईल त्यावेळेला त्या बातम्या येतीलच. पण यावेळेला राहुल गांधीचं राजकारण कसं आहे, राहुल गांधी यांनी काँग्रेसमध्ये राहून काँग्रेसला उभारी आणू शकतात का, की राहुल गांधी यांना राजकारण जमत नाही म्हणून त्यांनी काँग्रेस सोडली पाहिजे का, या महत्वाच्या विषयावर मी चर्चा करतो. माझ्यासोबत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आशुतोषजी आहेत. आशुतोषजी यांचा परिचय मी तुम्हाला महाराष्ट्राला करून देतो. तो म्हणजे ते पत्रकार राहिलेले आहेत, संपादक राहिलेले आहेत आणि माध्यमांमध्ये ज्या वेळेला इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या भारतामध्ये आला होता त्यावेळेला त्यांनी आपली भूमिका जी आहे ती पत्रकार म्हणून मांडलेली आहे. त्यानंतर ते आम आदमी पक्षामध्ये गेले होते, आम आदमी पक्षाचं सरकार तिथे आलं, रोकटोक भूमिका जी आहे ते मांडत असतात. आशुतोष जी, आपलं खूप खूप स्वागत. आपका बहुत बहुत स्वागत. आज राहुल गांधी का जन्मदिन है. क्या कहना चाहोगे कि इस वक्त हालात ये है कि कांग्रेस ना अपोजिशन की भूमिका ठीक तरह से निभा रही है, राहुल गांधी को पप्पू किया जाता है, आज उनका बर्थडे है, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा निश्चित तौर पर। लेकिन एक राहुल गांधी को आज जब भी हम याद करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे राजनेता के बारे में हम बातचीत करते हैं जिनसे उम्मीदें इस देश को भी बहुत थी और जिनसे उम्मीदें इस कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन पिछले कम से कम 14-15 सालों से हम देख रहे हैं उनको और ऐसा लगता है जैसे कि वो हमको निराश कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को लगातार वो निराश कर रहे हैं। और इसके लिए शायद वो खुद जिम्मेदार हैं या हम कहें कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति उनको करनी चाहिए आज की तारीख में, देश जिन तमाम संकटों के दौर से गुजर रहा है, देश भयानक आर्थिक स्थिति के तौर पर गुजर रहा है। एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जहाँ पर हमारी विकास की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। देश एक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है, बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है। देश इस वक्त एक बहुत बड़े विदेश नीति के संकट से गुजर रहा है। चीन आज हमारी जमीन पर बैठा हुआ है। तो वैसे में अगर एक बहुत ही प्रबल विपक्ष ना हो, बहुत ही मजबूत विपक्ष ना हो, तो फिर सरकारों के ऊपर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। आज की तारीख में जो सरकार अपने आप को निरंकुश समझने की कोशिश कर रही है, निरंकुश हो गई है, उसका एक बड़ा कारण है कि हमारा जो विपक्ष है और उस विपक्ष में राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका हो सकती है या होनी चाहिए, उसमें वो अपनी भूमिका को निभाने में एक तरीके से नाकाम मुझे लगते हैं। तो ये राहुल गांधी जो है उनको वो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से जिंदा करके नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब तो ऐसा लगता नहीं कि वो ऐसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वैसे में ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पे खुद कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही। आशुतोष जी, राहुल गांधी नाकाम साबित हुए हैं, आप अकेले नहीं बोल रहे हैं और दूसरे कई जो राजकीय विश्लेषक है, जो राजनीति जानते हैं, वो कहते हैं। मुझे टू द पॉइंट बताइए, किस तरीके से वो नाकाम रहे हैं? जो प्रबल विपक्ष होता है वो किस तरीके से काम करता है? देखिए, नाकाम रहने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार के ऊपर आप कितना अंकुश लगाने में कामयाब रहते हैं। जो भले ही आपके पास 40 लोग, कुछ लोग कह सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, उनके पास तो सिर्फ 52 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सवाल नंबर का नहीं है। जब देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में होते थे या लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में होते थे या राम मनोहर लोहिया विपक्ष में होते थे, तो उन लोगों की संख्या सरकार में, उन लोगों की संख्या संसद के अंदर भले ही कम होती थी, लेकिन वो संसद के अंदर भी सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करते थे और संसद के बाहर सड़क पर भी आंदोलन करते थे। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो सड़क के ऊपर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे जा चुके हैं।
23 करोड़ लोगों की संख्या बहुत बहुत बड़ी संख्या होती है। अर्थव्यवस्था कोरोना के समय 23.9% जा चुकी है। लोगों के देश के अंदर बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त चल रहा है। चीन आपकी जमीन के अंदर आकर बैठा हुआ है और आप उसको बाहर नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना को लेकर जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ है इस देश के अंदर, उसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है। एक समय था जब 4-4.25 लाख जो रोगी थे, कोरोना के पेशेंट थे, वो रोज आ रहे थे। देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, देश के अंदर बेड की कमी थी, देश के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि देश पूरी तरीके से अनाथ हो गया हो। वैसे में विपक्ष अगर अपनी भूमिका को न निभा पाए, सरकार पर अंकुश न लगा पाए, सरकार को जवाबदेह न बना पाए, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आज विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभा रहा है नहीं निभा रहा। मेरा मानना है कि सरकार पिछले दिनों जिस तरीके से सरकार जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही थी, उसमें राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतर के आंदोलन करना चाहिए और सरकार पर अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वो सिर्फ ट्विटर पे नजर आए, ट्विटर पे उन्होंने अच्छी बातें की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ट्विटर से देश की राजनीति नहीं चलती। आशुतोष जी, आप चीन का मुद्दा लीजिए, आप सुनामी यानी कोरोना के पहला स्टेटमेंट जो है वो राहुल गांधी ने किया था कि सुनामी आने वाली है और अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल हो जाएगी। तीसरा मुद्दा, उन्होंने जब कभी भी बातें कही है वो सही तरीके से एक विपक्ष के नेता की ओर से कही है। ये क्यों नहीं सुना जाता है? यानी राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहा जाता है, ये बताइए। देखिए, इसमें इसके दो बड़े कारण समझ में आते हैं। एक तो बड़ा कारण ये कि 2014 के चुनाव के समय से ही नरेंद्र मोदी को ये बात समझ में आ गई थी, या भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई थी कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत कभी भी खड़ी कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना है, तो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए आपको उनके जो लीडर हैं उनको कमजोर करना पड़ेगा। उनके लीडर उस वक्त राहुल गांधी थे। आपको याद होगा 2014 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हुआ था। तो राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए आपको राहुल गांधी की जो छवि है उसको डिस्क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो एक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू किया है, उस कैंपेन में उन्होंने पूरी ये कोशिश की कि राहुल गांधी जो है वो पप्पू है, राहुल गांधी एक इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन है। मैं हालांकि ये नहीं मानता कि राहुल गांधी एक इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ, राहुल गांधी की अपनी कमियां हैं, राहुल गांधी सरकार को अंकुश लगाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी एक समझदार नेता है, पढ़े लिखे नेता है, और उसके तो वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो कैंपेन किया गया, उसका एक नतीजा ये है कि राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू साबित करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। अब आपको याद होगा कि जब सोशल मीडिया पे कैंपेन चला तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पे कहीं नहीं थी, सोशल मीडिया की ताकत का उसको एहसास भी नहीं था। तो उस वक्त जो राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस कैंपेन को काउंटर करने की जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित व्यवस्थित पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब एक बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो जो एक व्यवस्थित होकर, जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, जो जिस तरीके से सरकार के खिलाफ कैंपेन करना चाहिए सड़क पर उतरकर, उसमें वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को यही नहीं पता कि राहुल गांधी उनके नेता हैं, राहुल गांधी उनके नेता नहीं। राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उनके साथ हैं या नहीं है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो अकेले चुनाव लड़ रहा हूं। तो अगर आप पार्टी के नेता हैं, तो पार्टी के नेता अगर आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जिम्मेदार ठहराना, उनसे काम लेना आपका काम है। नेता ये नहीं कह सकता कि मैं अकेले था, ये मेरे साथ कोई नहीं था। ये उनकी नाकामियां है, और जिसकी वजह से जो छवि भारतीय जनता पार्टी ने या सोशल मीडिया के माध्यम से बनाने की कोशिश की, वो उसमें कमी नहीं आई, वो बढ़ती गई। आशुतोष जी, एक मुझे जहां तक पता है, मैं जब दूरदर्शन में काम करता था तो सोनिया गांधी अकेली महिला के खिलाफ भाजपा ने उसको विदेशी मुद्दा किया, यानी कांग्रेस में शरद पवार जी थे वो विदेशी मुद्दा लेकर बाहर निकल गए, प्रमोद महाजन हो, फिर सुषमा स्वराज जी हो, इन्होंने घेरा था सोनिया गांधी को। उस वक्त जो कांग्रेस को संभाला है सोनिया गांधी ने, वो आज भी हम लोग याद करते हैं। ये बताइए कि पप्पू जो कहा गया, ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी होती है कि किसी नेता के बारे में कोई
उनकी बदनामी करो और उनको डिमोरलाइज कर दो। उस वक्त सोनिया गांधी का स्ट्रैटेजी क्या चला, क्या स्ट्रैटेजी की क्या जादू चली कि वो सत्ता में आ गई फिर से? और राहुल गांधी कहाँ चूक गए? सोशल मीडिया तो ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी के साथ अंदरूनी जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जबकि शरद पवार तब चले गए थे, तो अभी राहुल गांधी की जो टीम थी, नई टीम बनाने की कोशिश की थी, वो सही नहीं थी। क्या लगता है आपको? देखिए, 1998-99 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में आई और कांग्रेस पार्टी की कमान उन्होंने संभाली, तो उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी में और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी में और आज की कांग्रेस पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात हमको ये समझना चाहिए कि वो उस वक्त जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी, और भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सत्ता में नहीं आई थी। भारतीय जनता पार्टी को 23 और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार में आई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। नरेंद्र मोदी वो नेता है जो किसी की जो अपने सामने किसी को नहीं समझते हैं, जो एक तरीके से अगर कहूं तो वो किसी को भी उनके अंदर वो नाइसिटीज नहीं है। वो किसी भी हद तक जाते हैं सामने वाले को कमजोर करने के लिए, सामने वाले को खत्म करने के लिए। उनके अंदर वो एक स्ट्रीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के अंदर वो एक दूसरे तरीके के भाव थे, एक अलग तरीके की नाइसिटीज थी उनके अंदर। उनके अंदर ये था कि हम राजनीति में इस स्तर के नीचे हम नहीं जाएंगे। आज आप नरेंद्र मोदी को सुनते हैं तो वो शशि थरूर की पत्नी के बारे में कहते हैं कि 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड या 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये बात कभी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं। तो जिस स्तर पे जाके राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, वो भारतीय राजनीति का बहुत ही निचला, बहुत ही छिछला और बहुत ही घटिया स्तर है। हम अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ये कभी नहीं सोच सकते। एक तो बड़ा कारण ये भी है। दूसरी बात यह है कि सोनिया गांधी एक पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर अगर मैं उनको देखूं तो बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है। और वो जो भले ही वो विदेशी मुल्क की थी, भले ही वो विदेश से आई थी, लेकिन राजनीति उन्होंने इंदिरा गांधी के समय में साथ रहते हुए सीखी थी, अपने पति के साथ उन्होंने सीखी थी। और उनके जो पॉलिटिकल रिफ्लेक्सेस थे, वो पॉलिटिकल रिफ्लेक्सेस राहुल गांधी में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो राहुल गांधी भले ही सोनिया गांधी के पुत्र हैं, लेकिन राहुल गांधी में वो राजनीतिक चातुर्य जो होना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ता है। वो अभी भी एक प्रोफेसर की तरीके से दिखाई पड़ते हैं। वो अपने सामने वाले से तर्क जीतने की कोशिश करते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन जनता के साथ उनका कनेक्ट नहीं है जो जनता के साथ कनेक्ट होना चाहिए था। तो आप 1998 की सोनिया गांधी और 2014 के राहुल गांधी की परिस्थितियों में आप तुलना मत करें। जमीन आसमान का फर्क आ गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी, उसको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना था। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट पे थी। तो बहुत पानी बह चुका, बहुत दिक्कत, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं सामने। आशुतोष जी, क्या करना चाहिए? एक ये तो नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो तो जनता तय करती है। लेकिन एक इस देश की डेमोक्रेसी में एक विपक्ष के जो माना जाता है वो सत्ता के बराबर चलता है। दो पहिए होते हैं लोकतंत्र के। एक विपक्ष जितना मजबूत रहेगा उतना सरकार अच्छी तरीके से चलेगी। तो राहुल गांधी को अब क्या करना चाहिए? अगर पार्टी के फिर से अध्यक्ष बन रहे हैं तो उनको पार्टी तो बढ़ानी पड़ेगी, सत्ता में लाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, तब जाके पार्टी जिंदा रहेगी। तो क्या करना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी को सबसे पहले एक काम करना चाहिए। उन्हें यह तय करना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी को लीड करना चाहते हैं या नहीं लीड करना चाहते। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। और वो जिन मूल्यों के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं वो मूल्य आज से पुराने हो चुके। आज के मूल्य दिखाई नहीं पड़ते। 2019 में कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन उसके बाद आपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने एक मानदंड स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर नहीं राजनीति करनी है या पार्टी को नहीं लीड करना है तो कांग्रेस पार्टी से साफ तौर पर कह देना चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, आप किसी और को चूज करिए। और ये बात स्पष्ट नहीं हो। आज भी दुविधा की स्थिति है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस के पार्टी लीडर रहेंगे या पार्टी के लीडर नहीं रहेंगे। तो इससे कंफ्यूजन की स्थिति में या इस तरीके से दुविधा में राजनीति कभी भी नहीं होती। राजनीति या बल्कि दुनिया में भी आपको जिसे कहते हैं ना, पूरे कमिटमेंट के साथ उतरना पड़ता है। आप हाफ हार्टेड काम नहीं कर सकते। तो एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन नजर आते हैं जो हाफ हार्टेड तरीके से राजनीति के अंदर, ऐसा लगता है इनके ऊपर राजनीति थोपी गई है।
उससे काम नहीं। राजनीति में का पहला सिद्धांत है वो है सत्ता को हथियाना, एन केन प्रकारेण आपको आपको वो करना पड़ेगा। आप अच्छी अच्छी बातें करके राजनीति में अगर हैं तो आप प्रोफेसर हो जाइए किसी यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर हो जाइए, लेकिन अगर आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों से लड़ना है तो आपको भी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिन हथियारों से वो हार सकते हैं या जिन हथियारों से उनको हराया जा सकता है। आप ट्विटर पे रह के नहीं हरा सकते, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, आपको जयप्रकाश नारायण की तरीके से लाठियां खानी पड़ेंगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको हाथ पैर तोड़वाने पड़ेंगे, आपके माथे पे पट्टी बांधनी पड़ेगी, खून निकालना पड़ेगा, तब जनता का साथ आपको मिलेगा। ऐसे जनता का साथ नहीं हाथ मिलने वाला। तो राजनीति में फिट नहीं है राहुल गांधी इस वक्त। मैं ये तो नहीं कहूंगा राजनीति में फिट नहीं है, मैं उसको कोई सर्टिफिकेट देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है वो रिलक्टेंट है। वो जो मारक क्षमता होनी चाहिए, जो किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो किलर इंस्टिंक्ट उनमें दिखाई नहीं पड़ती। एक उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था उन्होंने कि जो नए लोग हैं उनको राजनीति में या कांग्रेस पार्टी में लाने का जो ये था, तो उससे कुछ पुराने लोग और नए लोग ऐसे क्लैशेस हो गए जिसका नुकसान पार्टी को भी हुआ, राहुल गांधी को भी हुआ। उनके दोस्त जो थे यानी मिलिंद देवरा देखिए आप, सचिन पायलट अभी आगे पीछे चल रहे हैं, तो ये भी ये लोग राहुल गांधी को छोड़ के क्यों चले गए? देखिए, जो लोग मिलिंद देवड़ा को या फिर जितिन प्रसाद को या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, मैं इनको बड़ा नेता नहीं मानता। ये लोग कौन लोग हैं? इन लोगों को राजनीति विरासत मिली। अगर मिलिंद देवड़ा के पिताजी की राजनीति में नहीं होती तो क्या मिलिंद देवड़ा राजनीति के अंदर आते? जितिन प्रसाद के पिताजी की राजनीति में नहीं होती तो क्या जितिन प्रसाद राजनीति के अंदर आते? क्या तो इनका राजनीति में क्या कंट्रीब्यूशन? इन्होंने कौन सी लड़ाई जनता के लिए लड़ी? इन्होंने गरीबों के लिए कौन सा आमरण अनशन किया? इन्होंने कौन सी लाठियां खाई? इनमें किसी ने लाठियां नहीं खाई। इनमें अकेले सचिन पायलट हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अच्छी भूमिका निभाई और उनके नेतृत्व पार्टी वहां सत्ता में वापस लौटी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मुरली देवड़ा, ये सारे लोग अपने पिता, अपनी विरासत की वजह से राजनीति के अंदर हैं। इनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कोई बहुत बड़े, हमारी राजनीति का, हमारी पत्रकारिता का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इनको बहुत बड़ा नेता मान लेते हैं। ये मेरी नजर में बड़े नेता नहीं है। जो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को जो काम करना चाहिए, जो राहुल गांधी को मैंने कहा, सबसे पहले उनको ये तय करना चाहिए कि राजनीति में फुल टाइम आना चाहते नहीं आना चाहते। अगर वो इस बात को तय करके फैसला करें तो बात बनती। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राजनीति में जब मिसेस गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो राम मनोहर लोहिया ने उनको गूंगी गुड़िया कहा था। और उस वक्त के जो बड़े बड़े स्टालवर्ड थे, चाहे कामराज हो या फिर निजलंगप्पा हो, एस.के. पाटिल हो, जगजीवन राम, तमाम बड़े नेताओं को लगता था कि ये इंदिरा नेहरू की बेटी है, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो, ये इनको कुछ आता जाता नहीं है और पीछे से हम सरकार चलाएंगे। तो 1-2 साल तक तो इंदिरा गांधी ने इसको बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि मुझे अपनी नई टीम बनानी है, मुझे पार्टी अपने हिसाब से चलानी है, मुझे सरकार अपने हिसाब से चलानी है। तो 1969 के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने पार्टी की जो अपने कैंडिडेट थे नीलम संजीवा रेड्डी, उनके खिलाफ उन्होंने वी.वी. गिरी को खड़ा कर दिया और कहा अंतरात्मा के आधार पर वोट दीजिए। पार्टी उन्होंने तोड़ दी। पार्टी तोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आगे चली। तो राहुल गांधी को अगर पार्टी को लीड करना है और वो ये शिकायत करेंगे कि बड़े बड़े नेता हमारे साथ नहीं आते, तो उससे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी को ये तय करना पड़ेगा कि उनकी टीम, उन्हें अपनी टीम बनानी पड़ेगी और ये रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है इंदिरा गांधी तो कामयाब होगी, राहुल गांधी कामयाब ना हो, लेकिन आप बीच के रास्ते पर नहीं चल सकते। तो इंदिरा गांधी के तरीके जी। हाँ आशुतोष जी, अब तो ये आर्या पार की लड़ाई हो गई है। जिस तरीके से पिछले 7 साल में विपक्ष यानी कांग्रेस के पास ज्यादा सांसद होने के बाद भी विपक्ष के नेता, उनको विपक्ष का नेता पद नहीं मिला है। अब इस तरीके से अगर कांग्रेस चलेगी और राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बन गए, तो मुझे ये बताइए कि भाजपा की स्ट्रैटेजी, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या अलग ही रहेगी? क्या यही स्ट्रैटेजी वो राहुल गांधी अध्यक्ष होने के बाद चलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपने सबसे कमजोर दौर में चल रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी आज सबसे वल्नरेबल है। आप देखिए कर्नाटक के अंदर, वहां पे बी.एस. येदियुरप्पा, उनके खिलाफ जो है गुटबाजी चल रही है, उनको हटाने की मुहिम चल रही है। आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, वहां शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के अंदर
नरेंद्र मोदी आला कमान योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है, उनको नहीं हटा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाना चाहते हैं, वो नहीं हटा पा रहे हैं। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता तृणमूल कांग्रेस में आए थे वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में झगड़ा चल रहा है आज की तारीख में। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपने कमजोर दौर पे चल रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटेजी बना के चले, एग्रेसिव तरीके से लोगों के बीच में जाए, लोगों के मुद्दों को उठाए, लाठियां डंडा खाए, सड़कों पर आंदोलन करे, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है। ये मौका उसको गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी यही नहीं तय कर पाई है कि राहुल गांधी उनके अध्यक्ष होंगे या अध्यक्ष नहीं होंगे। तो उहापोह की स्थिति में राजनीति नहीं होती। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं कि ये उनके लिए, जहां तक जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, मैं उस राय से सहमत नहीं हूं। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी ने कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वापस लौटी और अच्छी खासी सरकार बना के लौटी। कर्नाटक के अंदर उसने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने नहीं दिया। गुजरात के अंदर उसने भारतीय जनता पार्टी को नाक को चने चबवा दिए थे। इसी तरीके से आप देखिए कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। केरल के अंदर वो एक प्रमुख विपक्षी दल है और वहां कभी भी सत्ता में आ सकती है। तो आज की तारीख में भी देश के हर कोने में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी मौजूदगी है, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा भरने वाला जो नेतृत्व होना चाहिए था वो अभी नहीं है, जिसकी वजह से वो पिछड़ रही है। गुजरात का आपने जिक्र किया और ममता बनर्जी का तो आपने देखा है, हमने सबने देखा है। क्या इस तरीके से जो क्वालिटी है, मैं अभी उनका बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, तो उनकी अच्छी बातें भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पत्रकारिता होनी चाहिए कि जितनी बुराई करे उतनी अच्छी बातें भी उनकी सामने रखती है। यानी लड़ाई का जो स्पिरिट होता है वो दिखाई देता है आपको, या भी बीच में लड़ाई छोड़ देते हो? नहीं, मैंने कहा ना कि वो रिलक्टेंट लगते हैं। वो अब जैसे ममता बनर्जी को आप लीजिए, ममता बनर्जी के दिमाग में बिल्कुल साफ है कि मुझे नरेंद्र मोदी के सामने झुकना नहीं है। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में उनको जवाब में दूंगी, तो उसी भाषा में जवाब दे रही है। और उस भाषा में जवाब देने के लिए वो भी उसी स्तर पे जाके उतर जाते हैं जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी या उनका नेतृत्व उतरता है। तो और उसके साथ साथ वो बहुत एग्रेसिव है। उनको मालूम है कि राजनीति में अगर हमको बने रहना है, अगर हमें पश्चिम बंगाल में सत्ता में बने रहना है, तो हमें उन सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा। वो कर रही है उसमें। तो ये फर्क है राहुल गांधी में। आप देखिए कि जब कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पहुंची, तो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई कमिश्नर के दफ्तर पे और वहां बैठ गई वो धरने पे। इसके बाद आप देखिए कि जब चुनाव के दौरान जब उनको लगा कि नंदीग्राम के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वो नंदीग्राम गई और वहां पे बैठ गई। 2 घंटे तक वो बैठी रही। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि कार्यकर्ता आपका बहुत उत्साहित हो जाता है, और जब तक कार्यकर्ता को लगता है कि नेता उसके लिए लड़ रहा है, नेता उनके लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, नेता उनके लिए जो है वो कुछ किसी भी हद तक जा सकता है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, तब तक कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं। अब आज की तारीख में देखिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती थी लोकसभा 2019 में, आज उसी पश्चिम बंगाल के अंदर जो तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो वापस जो है वो तृणमूल कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुल रॉय इसके सबसे बड़े उदाहरण है। मुकुल राजनीति के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब कहीं इलाकों में तो ये भी हो रहा है कि 300-400 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे वापस आप तृणमूल कांग्रेस में ले लीजिए। तो ये ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने यह भरोसा दिया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हैं और किसी भी हद तक जा सकती है लड़ाई। तो राजनीति में आपको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, आपको ग्लैडिएटर होना पड़ेगा कि आपको हर लड़ाई ऐसे लड़नी पड़ेगी जैसे ये जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने की राजनीति अब नहीं रही कि दोनों अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के कॉफी चाय पियेंगे, फिर चुनाव के दौरान एक दूसरे के प्रति कुछ बातें करेंगे। वैसे नहीं चलता। अब नरेंद्र मोदी की स्टाइल बिल्कुल अलग है, अमित शाह की स्टाइल बिल्कुल अलग है। या तो आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो आपके लिए हम कुछ भी करेंगे, अगर आप मेरे खिलाफ हैं तो हम आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अगर ऐसे लोगों से आपको लड़ना है तो फिर ऐसी ही पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। तो वो ऐसा है कि थिंक टैंक उनके साथ नहीं है, ऐसे कोई यानी बैकअप जो है वो ठीक तरह से कांग्रेस में नहीं है, और वो बनाना पड़ेगा उनको।
देखिए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ही यही कि वहां नेता बहुत हैं, कार्यकर्ता कम है। हाँ। नेता नेता बहुत हैं, कार्यकर्ता कम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सारे के सारे नेताओं की कोशिश ये होती है कि राज्यसभा में पहुंच जाए। हम्म। तो राज्यसभा का अपना एक ये महत्व है, बदलना इसमें कोई, पड़ेगा यानी। हाँ। हाँ, राज्यसभा का अपना एक महत्व है। लेकिन लोग जमीन पर लड़ना पड़ेगा। आप सत्ता में तब आएंगे जब लोकसभा में आपके पास बहुमत होगा, और लोकसभा में आपके पास बहुमत तब होगा जब कम से कम 500 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके नेता अपने बल पर चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हो, जिनके साथ कार्यकर्ता भी हो, जिनके पास विचारधारा का कमिटमेंट भी हो, और जो किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार, जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में करके दिखाया है। वो कमिटमेंट चाहिए कि पता चला ममता बनर्जी को आप देखिए, राज्यपाल भी घेर रहे हैं, वहां के सीबीआई भी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ रही है। तो लड़ते हुए दिखना पड़ेगा। बिल्कुल। आशुतोष जी, क्या अच्छी बात है राहुल गांधी की, एज ए पर्सन हम उनसे बात करें? नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर मुझे लगता है कि वो एक अच्छे आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके पास वो राजनीतिक समझ भी दिखाई पड़ती है। उनके जैसे आपने एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कोरोना को लेकर। एक वो मुद्दा था जिस मुद्दे पे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से हमेशा 2 कदम आगे दिखाई पड़े। सबसे पहले फरवरी के महीने में उन्होंने कहा था कि कोरोना का संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट होने वाला, हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तब देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होने वाली है, इससे हमें निपटना पड़े, तब भी नहीं की। वैक्सीन को लेकर उन्होंने जो बातें कही, तो कोरोना के मसले पर वो सब कुछ वो कहते रहे जो दरअसल केंद्र सरकार को कहना चाहिए था, केंद्र सरकार, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो इसका मतलब साफ है कि उनके अंदर मुद्दों की समझ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो ये जानते हैं कि चीजें कैसे खराब हो सकती हैं। तो वो एक चीज उनके अंदर हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन युवा नहीं, आशुतोष जी, लेकिन युवा पीढ़ी उनको क्यों साथ नहीं दे रही है? वो तो पूरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। आप, सवाल यह है कि उन्होंने कहा सुनामी आएगी, ठीक है, सुनामी यानी कोरोना की सुनामी आई, जीएसटी के बारे में उन्होंने बात की, चीन के बारे में उन्होंने बात की। पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई आया नहीं है, फिर बाद में प्रधानमंत्री बोले हाँ, यानी डिफेंस ने बोला कि हाँ वो अंदर आए हैं। ये सारी चीजें जो सत्य है वो लोगों के सामने उन्होंने रखा। लेकिन जो युवा है, जो हम लोग ये कहते हैं कि 60% 65% यहाँ का जो इस देश का युवा है वो अब राजनीति में आ चुका है, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे राहुल गांधी? देखिए, वो कनेक्ट नहीं है जो जनता के साथ, युवाओं के साथ जो कनेक्ट स्टैब्लिश करना चाहिए, वो मिसिंग है। वो नरेंद्र मोदी कल्चर भी नहीं है ना, वो कल्चर भी नहीं है ना कांग्रेस का। जैसे जिस तरीके से बीजेपी हो, आरएसएस हो, विश्व बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, दूसरों की बदनामी करना या दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा ही बताना, ये कल्चर कांग्रेस में दिखाई नहीं देता। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देखिए, वो कल्चर आरएसएस में, बीजेपी में हमेशा था। वो कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है? नई बात है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की खासियत क्या है? वो जनता से कनेक्ट करने वाली भाषा में बात करते हैं। वो जो बोलते हैं उससे जनता से वो कनेक्ट करते हैं। उन्होंने लोगों के अंदर ये यकीन दिलाया, मुझे नहीं मालूम यकीन सच्चा है या गलत है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन लोगों को यकीन है कि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जो हमारे विपक्षी नेता हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो लोगों को ये यकीन दिलाने में नाकामयाब रहे हैं। वो जनता के साथ उनका जो कनेक्ट होना चाहिए था, वो कनेक्ट स्टैब्लिश नहीं कर पाए, इसलिए लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और इसलिए नेता के लिए सबसे जरूरी बात है कि वो जनता से कैसे इंटरैक्ट करता है, जनता उसकी बातों को कितना यकीन करती है। बड़ा नेता वही बनता है जो जनता की बातों, जो जनता की भाषा में जनता की से बात करे और उनका यकीन जीते। और जो यकीन नहीं जीत पाते हैं तो उनके लिए हमेशा संकट बना रहता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में और खासतौर पर राहुल गांधी की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, उनको मुद्दों की समझ भी है, वो ये जानते हैं हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, लेकिन वो जनता से कनेक्ट स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो यकीन लोगों को होना चाहिए था, युवा पीढ़ी में जो यकीन होना चाहिए था उनमें, वो नहीं हो पाता। बिलकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी. आशुतोष हे राजकीय विश्लेषक आहेत आणि पत्रकारितेतून ते राजकारणात गेले. आता ते स्वतःही पत्रकारिता करतात, स्वतंत्र पत्रकारिता करतात, अगदी थेटपणे आपली भूमिका मांडत असतात. राहुल गांधी यांचं राजकारण चुकतंय का? राहुल गांधी यांच्यामुळे काँग्रेसला उभारी येईल का? राहुल गांधी हे बदलतील का? याविषयीची मी चर्चा केली. अनेक प्रश्न तुमच्या आणि आमच्या मनात असतात, त्याचे उत्तर शोधण्याचा मी प्रयत्न केला. मी इथेच थांबतो. आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार.
मैं यही रुकता हूँ, आप देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र। थैंक यू।